सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। जयरंगमंच की ओर से प्रस्तुत है सआदत हसन मंटो की कहानी बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो 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 44457। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी पन्ने कीड़े खा गए थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन के कब्जे में था, क्योंकि इसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से कुछ दिनों के लिए वो इस दफ्तर में आ गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता कि किसी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर बन सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही भरोसेमंद और शांत किस्म का आदमी था। इसलिए दोस्त यार उसके रोजाना के खर्चों का बंदोबस्त कर देते थे। ये खर्च बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था, अपनी धुन में रहता था। इसके बारे में उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन हां, इतना जानते थे कि वो बचपन से ही घर छोड़ छाड़ कर निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक ही चीज की हसरत थी, और वो थी औरत की मोहब्बत। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम काम फिर भी ना कर पाओगे। काम? मैं काम करने वालों का रोल मॉडल बन जाऊंगा। अरे यार, तो शुरू कर दो ना किसी से इश्क। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। 44457। 44457। जी हां। आप कौन हैं? मनमोहन, फरमाइए। फरमाइए फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? जी, आपसे। मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई एतराज है? जी नहीं।
आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था? जी नहीं, मन मोहन। मनमोहन? आप चुप क्यों हैं? आप मुझसे बात करना चाहती थी? हम्म, अ, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? जी जी, हाँ। तो कीजिए। समझ में नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। नाम मैं अपना बता चुका हूं। फिलहाल ये दफ्तर मेरा ठिकाना है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब 1 हफ्ता से इस दफ्तर के बड़े मेज पर सोता हूं। फुटपाथ पर आप बिस्तरा लगाकर सोते थे? इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आप फुटपाथ पर सोते हुए मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। ऐश कैसे? एक किताब मिल गई थी यहां से। आखिरी पन्ने गुम थे, लेकिन मैं इसे 20 मरतबा पढ़ चुका हूं। जिस दिन किताब पूरी कभी हाथ लगी तो मालूम होगा कि हीरो हीरोइन के इश्क का क्या अंजाम हुआ। आप बड़ी दिलचस्प आदमी हैं। आपकी जरा नवाजी है। आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं। क्या करता हूं? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूं और रात को सो जाता हूं। और ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए। बात दरअसल ये है कि मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि मनमोहन, जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं? कोई जवाब मिला? जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसी जिंदगी अच्छी लगती ही होगी, तभी तो एक अरसे से बसर कर रहा हूं। एक बात कहूं? जी? आपकी हंसी बड़ी खनकदार है। शुक्रिया। और सिलसिलाए गुफ्तगू वहीं पर खत्म हो गया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा और फिर मुस्कुराकर उसने रिसीवर रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जबकि मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। फोर 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 5 7। आदाब वर्ष मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। ओह, आप आदाब अर्ज। आप गालिबन सो रहे थे? जी हाँ, यहां आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? वहां सुबह 5 बजे से पहले उठना पड़ता है। कल आपने एकदम टेलीफोन बंद कर दिया। आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, ये भी अजीब बात कही आपने। कोई कोई चीज खूबसूरत हो, उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं।
ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर लागू नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो मैं तारीफ तो जरूर करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूं तो लोग मेरी पसंद पर उंगलियां उठाने लगेंगे, और ये पसंद मुझे बहुत अजीज है। हाँ हाँ, अरे टेबल के नीचे से लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, ओह माफ कीजिएगा, मैं दरअसल अपनी काम वाली से बात कर रही थी। हाँ, आपकी पसंद आपको बहुत अजीज है। हाँ, तो ये बताइए, आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम? मेरा मतलब है, आपको आता क्या है? कोई काम नहीं आता। हाँ, फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं है। दोस्त से मांग कर शौक पूरा कर लेता हूं। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नजर में है, वो खरीदूंगा। कौन सा कैमरा? एक्जेक्टा रेफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बड़ा पसंद है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा, न टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। अगर आप चाहेंगी कि मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रही। जब मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का सवाल ही कहां पैदा होता है। आप अजीबोगरीब आदमी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूं। चुप क्यों हो गई? फिर सोचने लगी? जी, कोई और बात इस वक्त सूझ नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। फिर सही। आप बहुत ही रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, बंद कर देती हूँ। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे बाद जब मनमोहन मुंह हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बज उठी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। 44457। मिस्टर मनमोहन? जी हां, मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। नाश्ता करते वक्त मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। ओह हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था, आपका टेलीफोन आ गया। ओहो, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? जी नहीं, अगर मेरा कोई दुख दर्द है तो मैं इसका आदी हो चुका हूं। मैं कुछ रुपए आपको भेज दूं? भेज दीजिए। मुझे पैसे देने वालों में एक आपका नाम भी शुमार हो जाएगा। जी नहीं, मैं नहीं भेजूंगी।
आपकी मर्जी। मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटे सोचने लगा, ये कौन है जो मुझसे बातें करती है, लगातार फोन करती है। आवाज से सिर्फ इतना पता चलता है कि जवान है, खूबसूरत है, हंसी बहुत ही खनकदार है। गुफ्तगू से साफ जाहिर है कि पढ़ी लिखी और सभ्य लड़की है। बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। इधर क्लॉक ने 11 बजाए और उधर टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो। मिस्टर मनमोहन। जी हां, मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहाँ गायब थे? साहब बेकार हूं, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूं। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज की तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश न कीजिए, मैं बड़ी बदसूरत हूं। माफ कीजिए, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूं। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। चुप क्यों हो गई? फिर सोचने लगी? जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह से। आपको गाना सुनाऊं? जरूर। नुक्ता जी है हमें दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। क्या बनी बात जहां, बात बनाए न बने, बात बनाए न बने। नुक्ता जी है हमें दिल। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। और टेलीफोन बंद कर दिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गजल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज पर लेट गया और कुढ़ने लगा। वही किताब जिसको तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था, उठाई और पन्ने पलटने लगा। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया, तेजी से पूछा, कौन है? मैं? इतनी देर तुम कहां थी? क्यों? मैं सुबह से यहां झक मार रहा हूं। ना नाश्ता किया है, ना खाना खाया है। हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप? देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो करो, एक वक्त मुकर्रर करो। मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आज की माफी चाहती हूँ। कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा आपको। ये ठीक है? ये ठीक है। मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। माफ करना, इंतजार करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।
और जब मुझे कोई बात पसंद नहीं होती तो मैं अपने आप को सजा देना शुरू कर देता हूं। वो कैसे? सुबह तुम्हारा फोन ना आया, चाहिए तो ये था कि मैं यहां से चला जाता, लेकिन बैठा रहा, दिन भर कुढ़ता रहा। बचपना साफ है। काश मुझसे ये गलती नहीं होती। मैंने दरअसल सुबह जानबूझकर टेलीफोन नहीं किया था। क्यों? ये मालूम करने के लिए आप इंतजार करेंगे या नहीं। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूं। बेहतर। कब तक लौटिएगा? आधे घंटे तक। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की ओर लपकता। कई बार घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे न टेलीफोन का नंबर पूछा, न उसका नाम। शुरू में उसने उस आवाज की मदद से ख्यालों के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज से ही संतुष्ट हो गया था। कितनी सुंदर आवाज। उसको सुनाई जब आवाज इतनी सुंदर है तो वो खुद कितनी सुंदर होगी और उसकी रूह कितनी सुंदर होगी। क्या बनी बात जहां। आवाज शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत खनकदार है। इसमें क्या शक है। मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? क्यों का जवाब मैं चंद लफ्जों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब ना मिला तो बड़ी दिक्कत होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़कर उदास हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। क्यों? कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, अब दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मुझे बहुत जलन होती है। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए। आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। हाँ, ये ठीक है। मनमोहन की सारी उदासी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में कब उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने ख्यालों के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन ना हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है, उसे टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन्न हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना खूबसूरत लम्हा होगा जब मैं उसको देखूंगा
दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, तुम्हें देखने का शौक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था ना, आखिरी दिन जब यहां मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी। कहा था? इसका मतलब है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूं। आज ही एक दोस्त ने कहा है कि वो मुझे सूट दिलवा देगा। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए रिफ्लेक्स कैमरा खरीद लिया है। ओह, इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। इस शर्त का फैसला तो मैं मुलाकात के बाद करूंगा। सुनो, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी। मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में रहा। दूसरे दिन उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि इसकी वजह शायद इसलिए हो कि उसका